गुड आफ्टरनून। आज हम लोग आर्थिक सर्वे 2023-24 पे चर्चा करते हैं। जनरली 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी का जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें एक बात पता चलता है कि ये लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से लेते हैं, खास करके वो डाटाबेस क्वेश्चन। अभी जैसे बैकलॉग का एग्जाम हुआ तो उसमें भी इसने क्या किया था कि कुछ क्वेश्चन डेटाबेस इकोनॉमिक सर्वे से ही लिया था उन्होंने। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में लिखा भी था आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार, आर्थिक सर्वे 2021 ऐसे लिखा हुआ था वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि कुछ क्वेश्चन ये आर्थिक सर्वे से लेते हैं। तो इस बार मैंने क्या किया है कि ये वीडियो इकोनॉमिक सर्वे पर बना दिया। ये जो वीडियो है इसमें इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का आंकड़ा है और साथ में वो कुछ आंकड़े भी हैं जो 2022-23 के थे। तो मैंने एक ही में मिला दिया है क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाना संभव नहीं था और ये सारे जो हैं आपके जेपीएससी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो के खास करके जो डेटा है आप वो याद कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए कुछ ब्रीफ डिस्कशन इस वीडियो पे कर लेते हैं। विगत 3 वर्षों में 2020-21 से 2022-23 के बीच झारखंड का जो विकास दर है वो हमारा 8% रहा है। ये नए आंकड़े बता रहे हैं लगभग, खास करके देखिएगा 3 वर्षों का है। झारखंड का प्रति व्यक्ति आय अगर स्थिर मूल्य पर लीजिएगा तो 60,000 के आसपास है और अगर चालू मूल्य पर लीजिएगा तो लगभग 91,000 रुपये है। ठीक, झारखंड का जीडीपी अगर लेते हैं स्थिर दर पर लेते हैं 2,59,800 यानी लगभग 2,60,000 रुपये, क्योंकि जेपीएससी में आंकड़ा रफ रहेगा, पूरा एग्जैक्ट डेटा नहीं देते हैं वो लोग। और 2022-23 में 3,93,722 रुपये है। ये भी है चालू वित्त वर्ष के। प्रति व्यक्ति आय में झारखंड का स्थान जो है 26वां है। यहाँ एक क्वेश्चन था कभी कि कौन दो राज्य हैं जो झारखंड से भी पीछे हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों झारखंड से भी नीचे हैं। 2022-23 में राज्य में कृषि क्षेत्र जो है 7.1% की वृद्धि हुई, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में 4.8% और सेवा क्षेत्र में 8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तीसरा देखिए राज्य का जो राजकोषीय घाटा है वो 3% से कम है और 3% से कम होना मतलब कि जो लक्ष्य होता है फिजिकल मैनेजमेंट का, बजट का जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य के आसपास है, क्योंकि उसमें भी 3% का ही लक्ष्य रखा जाता है। 2020-21 में राज्य का जो राजकोषीय घाटा था वो 5% था और 2023-24 में राज्य का जो राजकोषीय घाटा था 2.73% का अनुमान था। ठीक, राज्य में जो सर्वाधिक जो है वृद्धि हुई है वो सेवा क्षेत्र में हुई है और वर्ष 2023-24 में विभिन्न क्षेत्रों में राज्य का जो अर्थव्यवस्था है उसका योगदान इस प्रकार है। यहाँ साफ स्पष्ट दिखता है कि सेवा क्षेत्र का योगदान जो है झारखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक रहा है। सबसे कम कृषि क्षेत्र का रहा है 21%, विनिर्माण क्षेत्र 35% और सेवा क्षेत्र 43% के आसपास रहा। वर्ष 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि जो है मत्स्य पालन में हुआ है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, उत्खनन और मत्स्य पालन और पशुपालन आता है। इन सभी में पशुपालन को छोड़ दीजिए तो मत्स्य पालन का योगदान इस वर्ष सबसे ज़्यादा रहा हमारे पास, क्योंकि राज्य सरकार मत्स्य पालन के लिए सब्सिडी भी दे रही है। वर्ष 2022-23 में झारखंड का जो मुद्रास्फीति है वो 6% रहा है। ठीक, और सर्वाधिक मुद्रास्फीति ईंधन और बिजली के क्षेत्र में रही है। झारखंड में गरीबी तीव्रता 45% गरीबी मतलब ये दिख रही है और सर्वाधिक गरीबी तीव्रता जो है ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिल रही है 45% के आसपास, जबकि शहरी क्षेत्रों में 43% के पास। वैसे इन दोनों आंकड़े में कोई खास अंतर नहीं है, लगभग आसपास है। और सर्वाधिक गरीबी जो है पाकुड़ जिले में है और सबसे कम गरीबी जो है पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलती है 15% के आसपास, जबकि पाकुड़ में लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। अब भारत सरकार और झारखंड सरकार अलग से गरीबी का आंकड़ा नहीं नापती है, वो अब बहुआयामी गरीबी नापती है, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को चेक करती है और उसी आधार पर गरीबी का आंकड़ा तैयार करती है यहाँ। ठीक, तो पहले जैसे गरीबी का जो अलग अलग आंकड़ा आता था कि कितने लोगों का जो है कंजम्पशन लेवल कितना है, कितने लोगों की आय कितनी, अब वैसे नहीं नापे जाते हैं। अब आपको जब भी आंकड़े मिलेंगे वो इसी स्तर पर आंकड़े मिलेंगे। रांची राजधानी का गरीबी कितना है, लगभग 15%, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। राज्य का बजट जो है जीडीपी का 27% है। राज्य में जीडीपी के कुल कर राजस्व का योगदान जो है 14% है, गैर कर राजस्व का योगदान 6% है और कुल राजस्व प्राप्ति जो है 20% है। अब देखिए ये दो क्वेश्चन और भी घुमा के पूछे जा सकते हैं कि कर राजस्व क्या होता है और गैर कर राजस्व क्या होता है। ठीक, इसके लिए मैंने नीचे में आपके लिए लिख दिया है। अब यहाँ एक चीज़ खाली याद रखिएगा कि देखिए सबसे पहले राजस्व स्रोत कौन है, एक्साइज ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, परिवहन शुल्क, वाणिज्यिक कर और भू राजस्व, ये हमारे मुंशल। अब गैर कर राजस्व कौन कौन सा, केंद्र सरकार से प्राप्त आय जो है, फिर पेनल्टी जो लगाया जाता है वो भी गैर कर राजस्व है, फिर कुछ जो आप डोनेट करते हैं सरकार को वो भी गैर कर राजस्व है, या सरकार को कहीं से अगर दान मिलता है तो भी गैर कर राजस्व है। यहाँ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के स्वकर राजस्व में वाणिज्यिक कर का योगदान सर्वाधिक है, यानी सरकार का जो अपना कर है उस कर में सर्वाधिक लाभ उसको जो है कमर्शियल टैक्स से होता है 20% के आसपास।
और दूसरा सबसे बड़ा योगदान भू राजस्व से होता है 17.7% के आसपास। और अगर आप गैर कर राजस्व की बात करते हैं तो केंद्र सरकार से जो सहायता मिलती है वही सहायता सबसे बड़ी इसकी मानी जाती है। ठीक, केंद्र सरकार से जो सहायता मिलती है उसमें फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की सिफारिश पर ही मिलती है। वित्त आयोग जितनी सिफारिश करता है उतना ही योगदान मिलता है। वर्तमान में आप जो है सरकार को परफॉर्मेंस के आधार पे जो है राजस्व की प्राप्ति होगी। जो नए आयोग की गठन हुई है, वित्त आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस राज्य का परफॉर्मेंस जैसा होगा उसी आधार पे उसे फाइनेंस का मतलब कि फाइनेंस ग्रांट किया जाएगा। यहाँ इसको आप याद रखेंगे कि राजस्व के स्रोत कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक है हमारा ग्राम पंचायत और पंचायती राज। ग्रामीण विकास में अगर देखिएगा तो सर्वाधिक मनरेगा कार्ड जो है चतरा में हुआ है 74%, जबकि दूसरे स्थान पर गढ़वा है, तीसरे स्थान पर जामताड़ा है। ठीक, श्रमिकों के रोजगार के लिए राज्य सरकार 3 महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। कौन कौन सा है? वैसा हरित ग्राम योजना, इसमें श्रमिकों को 50,000 रुपया वार्षिक आय प्राप्त होगी। दूसरा एक है हमारे पास पोटो खेल विकास योजना। देखिए सरकार क्या कर रही है कि ग्रामीण स्तर पे काम को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार का सृजन करने के लिए खेल को प्रोत्साहित कर रही है। ठीक, जल संरक्षण का काम कर रही है और कुछ स्पेशल पेंशन स्कीम चला रही है। पोटो हो खेल योजना उसी में से एक है। खेल के माध्यम से रोजगार का सृजन करना तथा 4243 स्पोर्ट्स ग्राउंड की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। ठीक, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए चलाई जा रही है। ठीक, ये भी है। तीसरा, सरकार एक और योजना चला रही है, वो चला रही है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS। यह क्या है कि महिलाओं को कौशल विकास देने का काम करेगा, ये इसका मुख्य काम है राज्य स्तर पर। अब कैसे देगा? यह मुख्यतः जो महिला जिस चीज़ में ज़्यादा रुचि रखती है उस चीज़ के लिए जो है उसको स्किल्ड बनाया जाएगा और स्किल बनाने के बाद नाबार्ड के माध्यम से या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उसको प्रोत्साहित करने का काम करेगी। और ये सोसाइटी महिलाओं द्वारा बनाए गए जो उत्पाद होंगे उसको बाजार में बेचने का काम करेगी और महिलाओं को उसका लाभ दिलाएगी। ये इसका मेन काम है। दूसरा एक सरकार का स्कीम है झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो डीप इरीगेशन प्रोजेक्ट। इसमें याद रखिएगा ये जापान के सहायता से चल रहा है। एंड इस प्रोजेक्ट में जापान सरकार का ऋण प्रदान किया गया है। यह राज्य में सतत कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया जा रहा है, इसको भी याद रखने का। ठीक, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है रिस्टी। यह क्या है? झारखंड क्षेत्र में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक, एक अंतर याद रखिएगा यहाँ पे, ये सिर्फ महिलाओं के लिए चलाई जा रही है और ये सभी के लिए चलाई जा रही है। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए, बस इतना ही इसमें अंतर है। सरकार ने एक ब्रांड जारी किया, उसका नाम है प्लास ब्रांड। प्लास ब्रांड क्या करता है? ये महिलाओं को जो है ग्रामीण स्तर पे बाजार उपलब्ध कराने का काम करता है। ठीक, अब कैसे उपलब्ध कराएगा? जगह जगह पे हाट का निर्माण करेगा और उसी हाट पे जो है महिलाओं द्वारा जो है बनाए गए प्रोडक्ट को जो है वहाँ पे बेचने के लिए जगह बन जाएगा और वहाँ पे बहुत लोग खरीदेंगे। ये काम राज्य सरकार की सहायता से होगा। देखिए यहाँ पे सरकार ने क्या लिखा है, यह ग्रामीण महिलाओं को उसके उत्पाद के लिए हाट उपलब्ध कराता है। ठीक, और इसका एक लोगो होगा, क्या होगा स्लोगन? ग्रामीण महिलाओं का श्रम शक्ति का सम्मान। तो प्लास ब्रांड का एक चीज़ यही पूछा जाएगा, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा और हाट का उपलब्ध कराना, ये इसका मैंने। अब देखिए राज्य में पंचायत की स्थिति क्या है ये भी देख लेते हैं। जिला परिषद 24 क्योंकि 24 जिले हैं, पंचायत समिति 264 क्योंकि 264 प्रखंड है, ग्राम पंचायत 4345 है, नगर पंचायत 21 है, नोटिफाइड एरिया 1 है, कंटेनमेंट बोर्ड 1 है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 12 है। ठीक है, ये डाटा थोड़ा आप याद रखिएगा, ये आपके काम का है। ठीक, अब कितना दिया गया देख लीजिए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य में पंचायती राज संस्थान को 1684 रुपये प्रदान किए गए, 1684 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। ये किसके लिए दिया? पंचायती राज के लिए किया गया, यानी इन सभी को मिला करके जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं ये सभी के लिए है। ठीक, इसमें ग्राम पंचायत का याद रखिएगा और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 12 हो गया, अब इसको याद रखिएगा, ये नए आंकड़े मैं बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है झारखंड का शहरी विकास। राज्य में 24% वृद्धि हुई है। झारखंड का शहरी विकास दर जो 14, पिछले एक दशक में राज्य में शहरीकरण में 32% के आसपास वृद्धि हुई है। ठीक है, राज्य का सर्वाधिक शहरीकरण जो है सर्वाधिक वृद्धि धनबाद में हुई है, जबकि सबसे कम जो है गोड्डा में हुई, क्योंकि धनबाद सबसे पहले कोलवरी वाइस है तो स्वाभाविक बात है वहाँ पे अर्बनाइजेशन सबसे पहले होगा और सबसे ज़्यादा होगा, डेंस इलाका भी है। फिर यहाँ पे सरकार का आंकड़ा थोड़ा बदल गया है, क्या आता है? राज्य में शिक्षित शहरी महिलाओं का प्रतिशत कितना? 61%, शिक्षित शहरी पुरुष का प्रतिशत 81%, 94% घरों में बिजली का कनेक्शन है, 86% घरों में पीने का साफ पानी है और 31% घरों में खाने के लिए जो है स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था है, जो एक अच्छा संकेत दिया जाता है। ठीक, ये दोनों के मामले में। और देखिए 31% महिलाओं ने इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया है, जबकि राज्य में जो है 58% पुरुषों ने इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया। ये दोनों आंकड़े शहर से संबंधित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। फिर देखिएगा राज्य का IMR कितना? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 37%, पिछले बार की तुलना में ये 2% कम हुआ है।
पहले 39 था, अब घट के 37 हुआ है। यानी बच्चे जो जन्म लेते हैं वो 1 साल के अंदर जो मृत्यु हो जाती है उसी को की बात हो रही है। तो हमारे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी जो 37% है और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट हमारा 28% है। ये भी एक जो है सही संकेत दे रहा है। यानी राज्य में जो है शहरीकरण के क्षेत्र में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं राज्य का उद्योग। राज्य में संसाधन में राज्य का मिनरल संसाधन का योगदान कितना है? 40%। ये कंटिन्यू बरकरार है जो पिछले 40 सालों से चला रहा है। यानी जब हम बिहार में थे तब भी ऐसा योगदान था। ठीक है। राज्य में एमएसएमई उत्पादन 687% की वृद्धि हुई है। राज्य में एमएसएमई क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में कुल उत्पादन 687% का है। राज्य में महिला उद्यमी कितना है? लगभग 3,10,000 के आसपास। ठीक। राज्य में कोडरमा जिले में जो है लिथियम का भंडार मिला है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। राज्य के तमाड़ा जिले में जो है सोने के खदान का भंडार मिला है। ये भी एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमाड़ा कहाँ है हमारे पास? रांची में है। ठीक। अब देखिए राज्य सरकार ने एक नया काम किया है कि राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर में स्थापित किया गया यह प्लांट टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा स्थापित किया गया है। इस प्लांट की जो क्षमता है 10 मेगावाट है। ठीक। इसमें दो चीज़ याद रखेंगे, एक तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? जमशेदपुर में। दूसरा ये याद रखिएगा कि कौन कर रहा है, तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी कर रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। दो। तीसरा, वर्ष 2023 में राज्य में खादी का उत्पादन, देखिए कॉटन खादी का उत्पादन जो है 58% हुआ है, सिल्क खादी का उत्पादन 33% हुआ। ये दोनों थोड़ा सा आंकड़ा याद रखिएगा। सरकार ने क्या किया है कि एमएसएमई की नीति में परिवर्तन किया। एमएसएमई नीति 2006 का जो चल रहा था उसको एक बार 2013 में बदला गया, 2013 के बाद 2019 में बदला गया है और 19 के बाद सरकार ने फिर से इसको 2023 में बदला। बस थोड़ा सा परिवर्तन ये किया गया है, यहाँ याद रखिएगा कि 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है और एसटी/एससी तथा महिलाओं के लिए 100% पंजीकरण शुल्क का छूट प्रावधान किया गया। ये दो एक नया चेंज किया गया इसमें और बोलेगा ये उसका उद्देश्य में आता है कि लगभग 2.25 लाख लोगों का रोजगार सृजन होगा, ये तो उसका उद्देश्य में आता है। बट प्रावधान में सिर्फ ये दो थे हमारे पास। कौन कौन से? 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी के प्रावधान कर दिए गए। दूसरा, एसटी/एससी महिलाओं तथा महिलाओं के लिए 100% पंजीकरण शुल्क में छूट दिया गया। यहाँ देखिएगा एसटी/एससी तथा महिला यानी क्या, इसमें सभी महिलाएं आएंगी, ओबीसी वर्ग की भी महिलाएं आएंगी और जनरल कैटेगरी की महिलाएं भी आएंगी। तो उनका जो पंजीकरण होगा एमएसएमई के नाम पे वो निःशुल्क होगा। ठीक। एक नई सरकार ने स्कीम चला रखी है, स्फूर्ति स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। यह भारत सरकार का जो है क्लस्टर आधारित कार्यक्रम है। ठीक है। खादी इंडस्ट्री कमीशन इसका नोडल एजेंसी है। यह ग्रामीण स्तर पर क्या करेगा, खादी और अन्य कारीगरों को रोजगार सृजन का कार्य करता है। ये भी डाटा थोड़ा याद रखेंगे। स्फूर्ति का यही मेन काम है। ठीक। किस चीज़ से जुड़ा हुआ? खादी क्लस्टर आधारित काम है। दूसरा, ये खादी से जुड़ा हुआ चीज़ है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार का सृजन अवश्य करेगा, लेकिन ये खादी के क्षेत्र में करेगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। और 6 जेपीएससी में आप देखिएगा कॉम्पा के बारे में पूछा था। ठीक है। वैसे ही इस बार के लिए कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं, तो ये इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपके लिए ले आया था। अब आइए मिनरल रिसोर्सेज ऑफ झारखंड। देखिए राज्य में जो है लो आईएस का भंडार हमारे पास जो है लगभग 7 करोड़ 35 लाख के आसपास, यानी 26% देश का भंडार है। कोयला का भंडार हमारे पास कितना है देख लेते हैं, 47 लाख 18 का, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे पास 27% है देश के भंडार का। फिर देखिएगा तांबा का कितना हमारे पास है, लगभग देश का 18% का हमारे पास है। बॉक्साइट का भंडार कितना है हमारे पास, 29 लाख। ठीक है, 29 करोड़ 21 लाख। फिर देखिएगा राज्य में जो ग्रेफाइट का भंडार हमारे पास कितना है, 7,65,000 मीट्रिक टन के आसपास। ये ग्रेफाइट वाला याद रखेगा, ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कितना उत्पादन हुआ है, लो आईएस का उत्पादन हुआ है लगभग 11.5 लाख टन, कोयला का उत्पादन हुआ है 78 लाख टन, बॉक्साइट का उत्पादन हुआ 1 लाख टन। ठीक है। राज्य में जो सर्वाधिक श्रमिकों की संख्या है कोयला के खदान में सबसे ज़्यादा है, दूसरे स्थान पर लो आईएस का स्थान आता है, यानी कोयला खदान में सबसे ज़्यादा हमारे पास है। एनटीपीसी ने उत्तरी कर्णपुरा में एयर कूल कंडीशनर की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। यह प्लांट 660 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। ये आंकड़ा याद रखें, कौन कर रहा है, एनटीपीसी। कहाँ कर रहा है, उत्तरी कर्णपुरा में एयर कूल्ड कंडीशनर के लिए। ठीक है, इसको आंकड़ा याद रखेंगे। अब आइए बात करते हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। झारखंड में ऐसी भी बेरोजगारी की स्थिति देखी जाती है, और झारखंड में ही नहीं है, पिछले अगर 8-10 सालों में देखें तो बेरोजगारी की दर बढ़ी ही सब जगह। सरकार ने सरकारी नौकरी को भी बहुत कम भी किया है, और आप जैसे लोग जो एक शिक्षित हैं, जिसके पास स्किल है, वैसे लोगों के लिए एक समस्या खड़ी हुई है। ठीक, क्या क्या है बेरोजगारी दर में? सबसे पहले LPFR लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स रेट, क्या हमारे पास है, रोजगार की संख्या, बेरोजगार की संख्या बटे कुल जनसंख्या। ये एक रेट बताता है कि कितने लोग हमारे पास बेरोजगार हैं। यहाँ कुल आबादी का श्रम प्रतिशत बताता है, क्या बताता है, टोटल आबादी का श्रम प्रतिशत, कितने लोग श्रम में भागीदार हैं। और क्या बताता है, राज्य का ग्रामीण LFR शहर की तुलना में अधिक है हमारे पास, क्योंकि शहर में क्या होता है कि कुछ न कुछ रोजगार मिल जाता है, ग्रामीण स्तर पर रोजगार का सृजन मुश्किल से हो पाता है।
क्या है देखिए, राज्य का ग्रामीण LPFR 48% है, जबकि शहर का LPFR 43% है, लगभग 5% का डिफरेंस है। आंकड़ा देख रहे हैं, ठीक। फिर देखिए, राज्य में जो है महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में, जबकि उद्योग में सबसे कम देखा जाता है, सबसे ज़्यादा कृषि में देखा जाता है, यानी स्थानीय स्तर पर ज़्यादा काम करते हैं। राज्य में जो है श्रमिकों को कौशल विकास के लिए मुख्य सारथी योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड में जो है श्रमिकों के कौशल विकास के लिए है। अब बाकी अन्य योजनाएं जो हैं सभी जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग हैं उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो ये थोड़ा सा अंतर इसलिए हो जाता है यहाँ पे। मुख्यमंत्री सारथी योजना श्रमिकों के कौशल विकास के लिए चलाई जा रही है, ठीक। अब एडुकेशन पे बात करते हैं। ये आंकड़े बदल गए हैं। पहले के जो साक्षरता के आंकड़े थे वो 2011 के थे। अभी जो नए आंकड़े दिख रहे हैं ये 2019-20 में जो सर्वे कराया गया था उसका है, और यही आंकड़ा आर्थिक सर्वे में सरकार ने डाल दिया है। क्या डाला देखिए, पुरुष साक्षरता 86%, महिला साक्षरता 72, इसको अगर 73 भी लिख देगा एग्जाम में तो उसको मान लीजिएगा। राज्य में ग्रामीण साक्षरता 74%, शहरी साक्षरता 88%। थोड़ा सा आंकड़ा बदला है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जिसको असमानता बोला जाता है कि महिलाओं और पुरुषों में जो है, यह शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर नामांकित महिलाओं के छात्रों की संख्या और पुरुषों के छात्रों की संख्या का अनुपात है, ठीक। क्या है हमारा जेंडर पैरिटी इंडेक्स 0.8, यानी क्या कि लगभग एक तरह से सेटिस्फैक्ट्री है। हमारे यहाँ अब बालिकाओं भी जो है शिक्षा पे अधिक जोर दे रही है, और कई कई जगह पे तो महिलाएं जो हैं पुरुषों से आगे भी है। बहुत ऐसे भी जगह पे आप देखेंगे जहाँ पे जो है फीमेल टॉपर मिलेगा आपको। कई ऐसे JPSC में ले लीजिए, JSSC में भी अच्छा पार्टिसिपेंसी होता है। अभी जो ठीक JSSC का PGT का रिजल्ट आया उसमें महिलाओं का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है हमारे पास। राज्य में प्राथमिक विद्यालय कितने हैं? 21,189, माध्यमिक विद्यालय 1718, उच्च माध्यमिक विद्यालय 988। कुल कितने हैं? 35,433 विद्यालय हैं। इसमें महिलाओं का शिक्षक कितना है? 33%। पुरुष शिक्षक कितने हैं? 67%। यानी झारखंड में महिला शिक्षक 1/3 है और पुरुष शिक्षक 2/3 के आसपास हैं। एक तरह से ये सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि महिलाओं को घर के काम के अलावा बाहर का भी काम करना पड़ता है। पुरुषों के साथ ये समस्याएं देखने को नहीं मिलती है। पुरुष घर के काम में उतने इन्वॉल्व नहीं है जो खास करके जॉब करने वाले लोग हैं, लेकिन महिलाओं के साथ समस्या यहाँ पे होती है कि बाहर का काम करने के बावजूद भी उसको घर का काम करना पड़ता है। तो फिर भी अगर ये डाटा है यहाँ तक तो ये एक सेटिस्फैक्ट्री डाटा है, ठीक। अब बात करते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 56% है, जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये चिंता की विषय है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25% है, ये ठीक है, पहले से बहुत कम हो गया है। राज्य में महिलाओं का पोषण दर जो है बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा मापा जाता है। ये डिफिनेशन आप याद रखिएगा। BMI से क्या मापा जाता है? महिलाओं का पोषण दर। राज्य में जो है पाकुड़ जिले में जो है अंडरवेट महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है 34%, जबकि पश्चिमी सिंहभूम और देवघर जिले में क्रमशः 31% और 32% है। कुल अस्पताल कितने हैं हमारे पास? 301%, ठीक, 301 अस्पताल है। राज्य में जो है कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार ने क्या किया? एक कार्यक्रम चलाया। उस कार्यक्रम का नाम है समर। समर का नाम हुआ स्ट्रेटजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ठीक है। ये समर फुल फॉर्म याद रखिएगा। यह राज्य के बच्चों को कुपोषण और एनीमिया बीमारी को खत्म करने के लिए चलाई जा रही है। याद रखिएगा, कम करने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए, क्योंकि ये बीमारी खत्म की जा सकती है, इसलिए सरकार ने इसका लिया हुआ। दूसरा एक स्कीम सरकार चला रही है, वो चला रही है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है। जो अन्य पेंशन स्कीम चल रही थी उसके अलावा ये अलग पेंशन स्कीम है। क्या है इसमें? 60 से 80 वर्ष के वृद्ध के लिए पेंशन योजना। इस योजना को सर्वाधिक लाभ पलामू के निवासी को प्राप्त हुआ है। ये एक क्वेश्चन है आपका कि पलामू के निवासी को इस योजना का लाभ अच्छा हुआ, यानी कि वहाँ के जो वृद्ध लोग हैं उसको इसका पूरा लाभ मिल रहा है। दूसरा एक है हमारे पास इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। यह विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। यह योजना का सर्वाधिक लाभ जो है रामगढ़ जिले को मिला है, ठीक है। विधवा महिलाओं में सभी हैं, सभी वर्ग की महिलाएं। इसमें भी ओल्ड एज पेंशन में सभी महिलाएं हैं और सभी पुरुष हैं, ठीक है। इसलिए किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं चलाई जा रही है, सभी के लिए चलाई जा रही है। अब आइए ट्राइबल वेलफेयर। राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितना है? 26%, ठीक। अनुसूचित जनजाति की आबादी देश की कुल आबादी का कितना है? 83.3, यानी झारखंड में टोटल शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन का लगभग 8% झारखंड में निवास करती है। कुल कितने हैं? 32 अनुसूचित जनजातियाँ, ठीक। आदिम जनजाति कितने हमारे पास? 8। लेकिन यहाँ पे कुछ आंकड़े बदल दिए गए, अभी आपको मैं नीचे दिखाऊंगा, ठीक है, कि अभी तक तो 32 हैं, लेकिन कुछ नए अनुसूचित जनजाति को इसमें शामिल किया गया। आप पहले देखते हैं। राज्य में संथाल जनजाति की संख्या 34%, उरांव जनजाति की संख्या 20%, मुंडा जनजाति की संख्या 15%, हो जनजाति की संख्या 10%, इसको 11 मानिएगा। खड़िया जनजाति की संख्या
2.25%, ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला खूंटी है परसेंटेज में, और सिमडेगा दूसरे स्थान पर, गुमला तीसरे स्थान पर है। तो खूंटी का याद रखिएगा, शायद मेरे ख्याल से इस बार के एग्जाम में पूछा हुआ है, शायद बैकलॉग के एग्जाम में था ये। राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? कोडरमा। कितना है हमारे पास? 0, लगभग 1% के आसपास है, ठीक। अब देखिए, आदिम जनजाति की सर्वाधिक संख्या किसकी है? माल पहाड़िया 46%, सोरिया पहाड़िया 16, उसके बाद कोरवा 12, पहाड़िया 9, असुर 8, बिरहोर 4, सावर 3, बिरजिया 2% है, ठीक है। राज्य में 98% सोरिया पहाड़िया और 56% माल पहाड़िया पाकुड़, साहेबगंज और गोड्डा जिले में निवास करते हैं, ठीक है। ये डाटा आप याद रखेंगे, और ये भी डाटा याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो माल पहाड़िया। ये भी डाटा आप याद रखिएगा कि खूंटी में सर्वाधिक है, दूसरे स्थान पर सिमडेगा है, और कोडरमा सबसे कम है। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, ठीक। पेशा कानून, देखिए राज्य सरकार ने पेशा कानून में चेंज किया। ये पेशा कानून 1996 में बना था, ठीक है। 1993 के आसपास जब पंचायती राज आया तो शेड्यूल एरिया के लिए अलग से एक पंचायती राज व्यवस्था किया गया, उसी का नाम दे दिया गया पेशा, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट, ठीक। 2022 में झारखंड सरकार ने इसमें चेंज किया। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्या सरकार को अधिकार है पेशा कानून को? देखिए, जो विषय राज्य सरकार के कानून का है उसमें राज्य सरकार परिवर्तन कर सकती है। जो विषय समवर्ती सूची का भी है उसमें भी राज्य सरकार को अधिकार है अपने राज्य के हिसाब से परिवर्तन करने का। इसलिए सरकार ने यहाँ पे परिवर्तन किया, और झारखंड शेड्यूल एरिया में आता है। हमारे पास ढेर सारे ऐसे शेड्यूल एरिया हैं। अब उसमें क्या हुआ कि चेंजिंग हुआ। क्या चेंजिंग हुआ देख लीजिए। ग्राम सभा को वन उत्पाद का स्थानीय रीति रिवाज द्वारा प्रबंधन का अधिकार दे दिया गया। अपने स्थानीय रीति रिवाज के आधार पर अब अपने ग्राम सभा का प्रबंधन खुद कीजिए। दूसरा, वन उत्पाद पर स्थानीय ग्राम सभा का अधिकार होगा, यानी फॉरेस्ट प्रोडक्ट होगा, जैसे केंदू का पत्ता है या बैर है या बेल है या अन्य जितने भी उत्पाद होते हैं, ये ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आएगा। तीसरा, ग्राम सभा लघु स्तर पर खनिज का खनन कर सकता है। क्या लिखा हुआ है? लघु स्तर पर, यानी माइनिंग का काम अब ग्राम सभा को भी दे दिया गया करने के लिए। यही पेशा कानून में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया। ये एक्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि पंचायती राज से आपके जेपीएससी में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेंगे। दूसरा है, राज्य में जनवन योजना में कुल कितने लगाए? 18,71,371 वृक्षारोपण किया गया, इसको याद रखेंगे। अब देखिए, यहीं पे आंकड़ा बदला है। राज्य सरकार, राज्य में नए जनजातीय समुदाय कौन कौन से आ रहे हैं? पहली बात तो ये देख लिए कि संविधान आदेश अधिनियम 2022 में 8 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। किसके लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। इस एक्ट में ये प्रावधान है कि किसको किसको शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया जा सकता है और किसको किसको शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट से बाहर किया जा सकता है। ये पूरे अधिकार क्षेत्र में एक कास्ट को शेड्यूल कास्ट से बाहर कर दिया गया, और कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कास्ट को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड कर दिया गया। देखिए क्या लिखा हुआ है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति आदेश की अनुसूची में संशोधन अनुसूचित जनजाति श्रेणी के भीतर कुछ समुदाय को पहचानने और शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ देखिए क्या किया। ये नई अनुसूचित जनजाति हैं देशवारी, घंजू, दौलतबंदी, पाटबंदी, राउत, मंझिया, खैरी, तमरिया और पुरन, ये सभी अब जो है नए ट्राइबल माने जाएंगे। यानी हमारे पास 32 और इधर अभी 8 जुड़ने वाले, तो हो जाएंगे 40 के आसपास, ठीक। दूसरा, इसके अलावा झारखंड में एससी की सूची में भोक्ता समुदाय को हटाने के लिए एससी के अनुसूचित समुदाय के भोक्ता समुदाय वाले जो थे उनको अब शेड्यूल कास्ट से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। बट यहाँ अभी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया गया कि यहाँ से हटाने के बाद इसको कहाँ रखा जाएगा, जनरल में या ओबीसी में, तो ये भी स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। ये हो सकता है कि जब पार्लियामेंट्री सेशन चलेगा तो पता चलेगा। इस संशोधन का उद्देश्य इस नई मान्यता प्राप्त आदिवासी समुदाय को उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान को स्वीकार करते हुए संवैधानिक सुरक्षा, अधिकार और विशेष अधिकार प्रदान करना है, ठीक है। तो इस एक्ट को एक बार देख लीजिएगा, ठीक। अब आइए, राज्य में अल्पसंख्यक जनसंख्या, मुस्लिम आबादी 15%, ईसाई 4%। ईसाई में उल्टा है, इसलिए यह आंकड़ा यहाँ सरकार ने दिया। पुरुष कम है, महिलाएं ज़्यादा है, यानी महिलाएं 50%, पुरुष 49%, ठीक। थोड़ा सा अंतर है, बट अंतर है तो दिखता है। सिख 0.2%, बौद्ध 0.03%, जैन 0.05%। राज्य में अनुसूचित जाति की स्थिति क्या है? राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला चतरा है, और राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला पाकुड़ है। ये थोड़ा आंकड़ा को आप याद रखेंगे, देख लीजिएगा आंकड़ा। और इसका PDF वेड.IAS के टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वर्ष 2022 तक राज्य में इतने पर्यटक और 19 लाख 23 हजार 19
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बहुत कम आते हैं। ठीक, राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक हमारे पास ज़्यादा है, 38 करोड़ के आसपास है। ये एक बहुत सुविधाजनक आंकड़ा है कि इतने आंकड़े हमारे पास आ गए हैं। अच्छा, ये 38 करोड़ आंकड़े एक साल के नहीं हैं, ये पिछले एक दशक के आंकड़े हैं। ठीक है, और ये आंकड़े जो हैं एक साल के हैं। ठीक है, ये जो है 1,92,319 ये अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हमारे एक साल वाले हैं। राज्य का जो है सोहराई चित्रकला जो उसको जीआई टैग दे दिया गया। अब मन में क्वेश्चन होगा कि सर जीआई टैग देने से क्या होता है? जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देने से क्या होता है कि इस पेंटिंग को जो है अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई। यानी कोई भी जब इसको इंटरनेट पे सर्च करेगा या कोई देखने का प्रयास करेगा तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है वो इस सोहराई पेंटिंग का जो प्रोडक्ट होगा उसको प्रमोट करेगी और ये प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने लगेगा। इससे क्या होगा कि स्थानीय स्तर पर जो इसके पेंटिंग करने वाले हैं उसको जो है थोड़ा सा पेमेंट मिलता है या समझिए एक तरह से राशि की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिक रहा है तो स्वाभाविक बात है उस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है। तो आप महंगा बिकता है तो महंगा बिकता है तो ऐसे जो पेंटिंग करने वाले लोग होंगे उसकी चित्रकारी बहुत महंगे दाम पे बिकती है, तो उसको एक रोजगार लाभ मिल जाता है, इसलिए जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, तो जीआई टैग किसको मिला? सोहराई पेंटिंग को मिला। कल्चर का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं झारखंड सरकार का खेल नीति का। क्या है खेल नीति में? राज्य में खिलाड़ियों की क्षमता निर्माण करना, तो वो तो कॉमन रहता है। इसमें 2-3 नई चीज़ें इसको याद रखिएगा। पहला यहाँ पे क्या गया कि पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक सामाजिक परिवर्तन विकास के लिए उत्प्रेरक बनाना, ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है खिलाड़ियों का एक डेटाबेस तैयार करना, सभी उम्र के नागरिकों के लिए खेलकूद एवं शारीरिक गतिविधि के लिए माहौल तैयार करना, खेल पर्यटन को बढ़ावा देना और विकलांग खिलाड़ियों को समान अवसर प्रदान करना, ये भी है। खिलाड़ियों में प्रतिभा निखार के लिए पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर और राज्य स्तर पर कार्य करने की योजना बनाना। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है छात्रवृत्ति देने की योजना बनाना, यानी अब जो लोग खेल में प्रोत्साहित करेंगे उसको कुछ न कुछ जो स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी मंथली कुछ पेमेंट मिलेगा, 1,000, 2,000, 5,000, जैसे किसानों को पेंशन स्कीम मिलता है वैसे यहाँ के खिलाड़ियों को भी मिलेगा। तो ये एक अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इसमें यही है। ठीक, एक दूसरा क्या है कि खिलाड़ियों के लिए बीमा सुविधा करना, इंश्योरेंस स्कीम भी रहेगा उसका। जैसे खेलने में चोट लग गया या खेलने में उसका कोई एक पार्ट हमेशा के लिए डैमेज हो गया या शरीर का कोई एक हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो गया तो उस स्थिति में बीमा पेंशन दिया जाएगा। पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन योजना दिया जाएगा। और राज्य में प्रत्येक ब्लॉक में उच्च गुणवत्ता वाले खेल का निर्माण करना, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये जितने भी आंकड़े थे 2023 के आंकड़े थे। ठीक है, और इससे हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहे थे, इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दिया। ठीक, अब ऐसे कितने क्वेश्चन आएंगे? देखिए जनरली कुछ क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक सर्वे से हमेशा रहा, 6 में भी रहा, 7 में भी रहा, जेपीएससी के बैकलॉग में भी रहा, तो हो सकता है कि आपका जो 11 जेपीएससी उसमें भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, तो एक बार इस आंकड़े को आप देख लीजिएगा और इसमें कुछ कुछ एक्ट, कुछ कुछ योजना को तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिएगा, और नहीं तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है इस पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर देंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये डाटा। इसके अलावा कुछ कुछ और भी जो है खेल से संबंधित आंकड़े या शिक्षण संस्थान या फिर कुछ बुक्स एंड ऑथर का जो है, अगर उसका मुझे टाइम मिल गया तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी आपके पास ऐसे भी एक सप्ताह का समय है। अगले सोमवार को ही आपका एग्जाम होगा। मेरी ओर से आप लोग सभी को एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। होप कि आपसे जब मेरी मुलाकात हो तो एक अधिकारी के रूप में मुलाकात हो। ओके, गुड डे, जय हिंद।